नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम में आज बात थर्ड वेव, तैयार हो रही सरकार। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर फिलहाल सुस्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जरा सी लापरवाही दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और इसी तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर यानी कि 16 साल से कम आयु के लोगों पर पड़ेगा। ऐसा हम नहीं, WHO, ICMR और केंद्र सरकार के एक्सपर्ट्स का कहना है। तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रणनीति बनाकर काम भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई जिसमें राज्य सरकार ने एक्सपर्ट से सुझाव मांगे। वहीं सरकार को देश के नामी एक्सपर्ट्स ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। दिल्ली स्थित थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेवलपमेंट कंट्रीज के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा है कि गांवों में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए रूरल हेल्थ वर्कर्स की जल्दी भर्ती कर उन्हें मैदान में उतारा जाए। भोपाल और इंदौर समेत जिन जिलों में ज्यादा संक्रमण है वहां विशेष रणनीति पर काम होना चाहिए। वहीं नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर के मदान गोपाल ने कहा है कि मंदसौर, उमरिया, दमोह और निकटवर्ती राज्यों से लगे जिलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेजों से अस्पतालों को जोड़ा जाए। मेडिकल कॉलेज की भूमिका अस्पतालों के मेंटर की होनी चाहिए। मौतें कैसे रोकें, इसके लिए समीक्षा की सही व्यवस्था हो और सरकार को कोरोना से हो रही मौतों का ऑडिट भी कराना चाहिए। कोरोना से नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर अभिषेक जैन ने सुझाव दिए कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाना आवश्यक है। बच्चों की बीमारी के मामलों के लिए डेडिकेटेड कॉल नंबर हो। टीकाकरण में शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए। सरकार द्वारा गठित ग्रुप ऑफ ऑफिसर के सदस्य भी मौजूद रहे जिन्होंने भी अपने सुझाव राज्य सरकार के साथ साझा किए। ACS SN मिश्रा ने सुझाव दिया कि संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में आवश्यक सामग्री शामिल की जाए। वहीं ACS डॉक्टर राजेश राजौरा का कहना है कि स्टेट रैपिड रिस्पांस टीम का गठन हो जिसमें तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति भी शामिल करें। तो वहीं प्रमुख सचिव मनोज गोयल ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य विभाग की मैन पावर और संसाधनों के हिसाब से अगले 2-3 साल की प्लानिंग बने। प्रमुख सचिव संजय दुबे का सुझाव है कि अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंधन और इलाज को अलग अलग रखा जाए। नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान बड़े अस्पतालों से जोड़े और प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोयल ने सुझाव दिए कि लोक स्वास्थ्य प्रबंधन का अलग कैडर हो और स्वास्थ्य नियामक आयोग का गठन किया जाए ताकि कोरोना पर नियंत्रण हो सके। और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि CM शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। चर्चा बहुत हो रही है कि थर्ड वेव आएगी, उसका असर बच्चों पर ज्यादा होगा। सुनिश्चित कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तीसरी वेव की जो आवश्यकता या अनुमान है उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी से क्या क्या तैयारियां करें। हमने पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे कोविड केयर सेंटर को कह दिया, पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी होंगे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए नेक्स्ट स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी। ब्रजेश जी, हम यहाँ पर जितनी भी हमने रिपोर्ट दिखाई है, हमें लग रहा है कि सरकार अब जो है तैयारी कर रही है। पूरी जनता ये देख रही है कि CM शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जनता को भी संदेश देते हैं, प्रतिदिन तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हैं। यानी कि पहली लहर के बाद जो सरकार ने गलतियां की हैं वो अब नहीं दोहराई जा रही और सरकार तीसरी लहर की तैयारी पहले से ही करे। जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक है, तो उसके लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए पूनम, ये अच्छी बात है कि यदि आप ठोकर लगने से के बाद ही समझ जाएं तो सरकार को हो सकता है कि पहले की अपनी जो गलतियां हैं जो पिछले साल, उसको करना चाहिए थी तैयारी। कोरोना की जो सेकंड वेव आई है उससे निपटने के लिए, तो वो नहीं कर पाई होगी। लेकिन अब हम देखने में आ रहा है कि सेकंड वेव में भी जब जिस तरह से काबू पाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, तेज़ी से संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही है, तो उस पर भी काबू पा लिया। दूसरा, तीसरी लहर की जो आने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं विशेषज्ञों के द्वारा,
उसकी तैयारियां सरकार ने अभी से शुरू कर दी हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र तक में उन्होंने तैयारियां कर ली हैं, अस्पतालों में तैयारियां कर ली हैं और विशेषज्ञों से खासकर वो सलाह ले रही है सरकार के किस तरह से हम इस थर्ड वेव से काबू पा सकेंगे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित ना हों, इसके क्या क्या इंतजाम होना चाहिए, इसकी पूरी सलाह सरकार ले रही है और उसके अनुसार काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से थर्ड वेव में बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट की बात की जा रही है कि बच्चों पे ज़्यादा असर डालेगी ये वाली वेव जो आएगी तीसरी, तो उसके लिए सरकार ने अभी से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में वार्ड आरक्षित कर दिए हैं बच्चों के लिए और आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए सरकार राय ले रही है अधिकारियों से, विशेषज्ञों से और उसके इंतजाम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं बच्चों के इंजेक्शन की, दवाई की और विशेषज्ञों की, तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें ज़्यादा गंभीर है और आगे जो थर्ड वेव आएगी हम उससे मुकाबला बहुत तेज़ी से कर सकेंगे और कम से कम लोग प्रभावित होंगे, इस दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। जी ब्रजेश जी, लेकिन बात की जाए जिस प्रकार से दूसरी लहर कई युवाओं पर अटैक किया, पहले बुजुर्ग फिर युवाओं पर, लेकिन अब बच्चों की बात है, यानी कि देश का भविष्य बच्चे हैं। तो सरकार लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारी तो कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से पिछली कुछ गलतियां हुई हैं कि ठीक है, अभी हमने देखा दूसरी लहर के बाद कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, इंजेक्शन की कमी देखी गई, उसके बाद कालाबाजारी के मामले भी हमने देखे। उसके लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए पूनम, अभी ध्यान देने की तो पर्याप्त जरूरत है ही, अभी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। सबसे पहले अभी हम गांव की तरफ जाना पड़ेगा सरकार को। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से काबू पा सकते हो आप, कोरोना के संक्रमण की तेजी से फैल रहा है, गांव तरफ जा रहा है, तो उसमें सरकार ने उस दिशा में भी कदम उठाए, गाँवों में बाकायदा कमेटियाँ बनाई हुई हैं। अब सरकार को उससे आगे भी जाना चाहिए कि गाँव में आपको या तो ऑक्सीमीटर या पंचायत स्तर पर, गाँव स्तर पर एक जगह दे दिए जाएँ और एक आशा कार्यकर्ता या जो NSA हैं उनको ट्रेंड कर दिया जाए, वो लोगों पर नज़र रखें कि गाँव में किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, और एक डॉक्टर ऐसा हो जो गांव में यदि किसी को बुखार है, यदि कोरोना के लक्षण है, तो वो उसको फ़ोन पे उससे बात कर सके, उसको सीधी आशा कार्यकर्ता उसकी बात करा सके। हर गांव में एक एक दो आदमी आपको ऐसे नियुक्त करना पड़ेंगे जो लोगों पर नज़र रखें और लोगों का उपचार करा सके। साथ ही एक ऐसी किट भी गाँव में बांट दी जाए सरकार के द्वारा, तो मुझे लगता है कि जो गाँवों तक जो संक्रमण जा रहा है उस पर भी बहुत तेज़ी से काबू पाया जा सकेगा। और रही बात थर्ड वेव की, तो सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, खासकर अभिभावकों को, पालकों को, माता पिताओं को, क्योंकि वो अपने बच्चों को वो सब चीज़ें व्यवहार में लाएं। जैसे उनको मास्क पहनाने की आदत घर में ही डालें, उनको भीड़ भाड़ वाले जगह में ना ले जाएं जब तक कि सभी वैक्सीनेशन ना हो जाए और इस खतरे से टल ना जाए, खतरे पे हम काबू ना पा लें, तब तक उनको ये अलर्ट रहना पड़ेगा, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बच्चों को खासकर छोटे बच्चे रहते हैं तो आप उनको ध्यान आपको देना पड़ेगा, उनकी आदत में लाना पड़ेगा कि मास्क जरूरी है। आपके घर में कोई आता है तो मास्क लगा लीजिए, घर से आप थोड़े बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाइए, घर में ही आदत ये डालें। जैसे अन्य आदतें हम बच्चों में अच्छी डालते हैं तो ये 3 अच्छी आदतें भी बच्चों में डालें। बार बार वो हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, और घर के बाहर जा रहे हैं तो यदि आप लेके जा रहे हो तो उनको सैनिटाइज की एक बोतल उनको छोटी सी दें और उनसे कहें कि बेटा कहीं हाथ लगाते हो आप तो इसको सैनिटाइज कीजिए। कहीं भी कुछ खा रहे हैं तो आप ये सब आदतों में आपको लाना पड़ेगा। तो सरकार के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी है। सरकार ने पिछली बार जो गलतियां की हैं ठीक है, लेकिन लोगों ने भी गलतियां की, लोग लापरवाह हो गए थे सेकेंड वेव में, वो भी एक बड़ा कारण बड़ा कि ज़्यादा लोग संक्रमित हुए। हम सब लापरवाह हो गए थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जा रहे थे, इसके कारण। और सरकार की जो तैयारियां नहीं थी, ऑक्सीजन की तैयारियां नहीं थी, अस्पतालों में वो तैयारियां नहीं थी, दवाओं की तैयारियां नहीं थी, तो इस कारण ये ज़्यादा गंभीर रूप ले लिया था इसने। तो वो सब चीज़ें सरकार के साथ साथ आगे जो थर्ड वेव की जो बात की जा रही, सरकार तो अपनी तैयारी कर रही है, सरकार को करना भी चाहिए। तो लोगों को भी लापरवाह पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए, सतर्कता बरतते रहना चाहिए, तो हम उस पर ज़्यादा तेज़ी से काबू पा सकेंगे। जी ब्रजेश जी, और अब हमारे साथ दिलीप आर्य जी, रिटायर्ड IPS अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी दिलीप जी, लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं गलतियां बहुत सारी रही हैं जिसका नतीजा हमने भुगता है, लेकिन अब तीसरी जो लहर है उसकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो किस प्रकार की तैयारी अभी तक की गई है, क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी में तो मैडम सबसे बड़ी चीज जो है वो टीका है, वैक्सीन लगा दें, पूरे देश को सुरक्षित हो जाएंगे। अभी आप अखबार में देख रहे हैं कि अमेरिका में, यूरोप में लोग बिना मास्क से घूम रहे हैं आराम से, मुक्त भाव से, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्ट वैक्सीन लग गई है। लोग निर्भीक हो गए और निडर हो गए हैं, कोरोना रहित हो गए। तो वैक्सीन लगवाइए पूरे देश को, 300 करोड़ वैक्सीन चाहिए पूरे देश को लगाने के लिए, लग जाएंगे, लोग तो सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा तो और कोई उपाय दिखता नहीं।
जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल? देखिए आर साहब, अभी वैक्सीन तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सरकार की उतनी तैयारियां भी नहीं है, वैक्सीन भी उतनी नहीं है कि पर जल्दी 2-4 महीने में या 6 महीने में सभी को लग जाए, तो उसमें तो समय लगेगा। वैक्सीनेशन जब तक ना हो तब तक क्या सरकार को उपाय करना चाहिए कि जो संक्रमण की तीसरी वेव की जो बात हो रही है उससे कम लोग प्रभावित हों, और क्या इंतजाम आप देखते हैं और क्या होना चाहिए? परिवारों में है, उन परिवारों को आपको पूरी राहत देनी होगी। लोग घर से ना निकले, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जीवन यापन की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, उनका आवश्यक सामान मुहैया उनके घर में कराने पड़ेंगे, उनका मूवमेंट कम से कम हो, ये ध्यान रखना होगा। महंगाई पर अंकुश लगाना होगा, उनकी राशनिंग होगी, घर में दूध देना पड़ेगा जिससे बच्चे बाहर ना निकले, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके साल बर्बाद ना हो। यदि उनके पास साधन नहीं है पढ़ने की तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को किसी स्तर पे कि उनका जो शैक्षणिक स्तर है वो बना रहे, आपस में परिवार के लोग भी उनको पढ़ाते रहे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनको जीवन यापन का उचित आधार मुहैया कराना होगा। जी, शुक्रिया दिलीप जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। ब्रजेश जी, 2-3 चीज़ें इस बातचीत में निकलकर सामने आई, वाकई सोचने वाली बात है। सरकार जो तैयारियां कर रही है, इसके अलावा भी और भी चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में लॉकडाउन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है वाकई, और महंगाई भी हम देख रहे हैं कि लगातार हर जगह दाम बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। देखिए पूनम, ये कोरोना काल से जैसे कि आर साहब भी बता रहे थे कि यदि इससे आप संक्रमण से रोकथाम पूरी होगी तो वैक्सीनेशन ही उसका पहला उपाय है, और वो हम देख रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं, आप दूसरा उसको रोकने के लिए लॉकडाउन एक व्यवस्था है, तो आपने लॉकडाउन लगा रखा है, कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू जिसको आप कह रहे हो, वो लगा रखा है, तो इससे लोगों के काम, बेरोजगारी है बड़ी है, काम प्रभावित हुआ है। कुछ ही उद्योग, बड़े उद्योगों को आपने रियायत दे रखी है, बाकी छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो एक तरह से बंद है उनका रोजगार। दूसरी, इससे सबसे ज़्यादा जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के इफेक्ट होने की बात करें, और बच्चों का आप देखिए कि 2 साल भर हो गए बच्चे अब घरों में कैद से हैं एक तरह से, तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर आज भी आप देख सकते हो कि कोरोना का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे पड़ा है। उनके मानसिक विकास में रुकावट आई है, खेल कूद नहीं कर पा रहे हैं, घरों में कैद से हो गए हैं बच्चे, तो और उनकी शिक्षा नहीं हो पा रही, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो आप देखिए कितने बच्चों में, यदि आपने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है तो आंखों पे इफेक्ट आया, उनके उतनी पढ़ाई हो नहीं पाई है, तो उनका जो ब्रेक हो गया है, इसको कैसे आप लगातार आगे रख सकोगे? सरकार को इस दिशा पे भी गौर करना चाहिए, इस पर भी विचार करनी चाहिए कि बच्चों को आप कैसा माहौल देना चाह रहे हो, उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। 2 साल का लंबा गैप हो जाएगा, ये गैप को कैसे भरोगे आप? अभी आप देखिए कि 12th की आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से उनको आप आगे बढ़ाएंगे। तो आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, वो घरों में हैं, तो आप उनकी शिक्षा दीक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप साल भर आप वैक्सीनेशन नहीं करा पाएंगे तो वो फिर घरों में रहेंगे। इस साल भी उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, एक तरह से पढ़ाई नहीं होगी, जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन उनका जो विकास होना चाहिए थी, जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए थी, वो घर में रह के नहीं मिल पा रही है। तो पूनम, बच्चे तो प्रभावित हैं ही उसमें। अब दूसरी आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि अगली बार आप बच्चे आपके संक्रमित होंगे। अब तक आप बच्चों से आप निष्फिक्र थे, सबसे ज़्यादा दिक्कत जब आएगी कि बच्चे इफेक्टेड होंगे और व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई, तो अभी तो लोग सहन कर गए, लेकिन जब बच्चों पे आती है तो लोगों में आक्रोश ज़्यादा होता है। तो उस आक्रोश को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि उसने कोई लापरवाही की तो आगे उसको और समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं अस्पतालों में गदर हो जाती है, उनके कोई करीबी रिश्तेदारों के साथ कोई घटना हो जाती है तो, लेकिन यदि यही घटना किसी बच्चों के साथ होती है तो ज़्यादा लोग आक्रोशित हो जाते हैं और ज़्यादा लोगों पे वो असर डालती है। तो सरकार को बच्चों को कैसे आप रिलैक्स दे सकते हो, कैसे उनकी उपचार की बेहतर व्यवस्था हो सकती है, इस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही, बच्चों की दवा में कालाबाजारी ना हो, उसमें घालमेल ना हो, ये सभी तमाम तरह के इंतजाम आपको करना पड़ेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस प्रकार वाकई जो है कालाबाजारी हो रही है, अभी लोग हम देख भी रहे हैं असर कितना खतरनाक हो रहा है लोगों पे इन सारी चीज़ों का। कई लोग जो हैं मौत के मुंह में समा चुके हैं। अब अगर बच्चों के खास तौर से तीसरी वेव का खतरा सबसे ज़्यादा बच्चों पर ही है, क्योंकि चलिए जो युवा हैं वो वैक्सीनेट हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो अभी वैक्सीनेशन में भी टाइम है। एक तरफ उनका जो है शारीरिक मानसिक विकास घर पर रहकर नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि व्यवस्थाएं
व्यवस्थाएं ठीक है कर लेगी सरकार, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी पर अंकुश, वो भी पहले से अगर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दे तो उस चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो कालाबाजारी पर भी पहले से रोक लगाने के लिए कोई नियम कायदे कानून सख्त कर दिए जाएं। बिल्कुल पूनम, नियम कायदे कानून सख्त पहले से ही है, उनको लागू करना, लेकिन ऐसा ना हो जैसे पिछली बार हुआ था कि जब प्यास लगे तब आप कुआं खोदने के लिए जाओ। अब आपको प्यास लगने है, पानी की आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि आगे आपको पानी चाहिए, तो आप उसकी तैयारियां करो, जैसे सरकार करती भी दिख रही है। तो आपके पास डॉक्टरों की कमी है, खासकर बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके पास है नहीं है, तो उनकी पूर्ति कहाँ से करोगे? आप बाकायदा एक वो कमेटी बनाइए जो सुझाव देगी, जो सुझावों पे अमल कीजिए। एक कॉल सेंटर ऐसा बनाइए, बच्चों के लिए विशेषज्ञ बैठे हैं, बच्चों के डॉक्टर बैठे हैं, जो लोगों को सलाह दे सकें और अभिभावकों को समझा सकें कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। वो यदि उनके कोई दिक्कत आ रही है, सर्दी जुकाम आ रहा है, तो उनके साथ घर में आप उनका ट्रीटमेंट ना करें। जैसे कि हमने देखा है सेकेंड वेव में क्या हुआ था कि लोग अपने मन से दवाएं लेने लगे थे, डॉक्टरों से सलाह नहीं लेते थे, डॉक्टर मिलते नहीं थे या देखते नहीं है आज की तारीख में। तो सरकार को वो इंतजाम भी करना पड़ेगा कि बच्चों के लिए घर में लोग प्रयोग ना करने लगें, मेडिकल से दवाई ना दें, या जो बड़ों को दवाइयाँ दी हैं वो बच्चों को ना देने लगें, क्योंकि बच्चों में और बड़ों में अंतर है। आप वही दवाई जो बड़े लोग ले रहे हैं वो बच्चों पे नहीं करेगी, वो उनको साइड इफेक्ट करेगी और नुकसानदायक हो जाएगी। तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कोई दवाएं ना दें। ये तमाम तरह की जागरूकता भी सरकार को लाने के लिए कदम उठाना चाहिए कि कॉल सेंटर खोलना चाहिए, या कॉल सेंटर जो खुला हुआ है उनका उसमें एक्सपर्ट बैठा देना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि बच्चों के मामले में यदि आपको कोई भी सलाह लेना है तो यहाँ एक्सपर्ट बैठे, इनसे फ़ोन पर बात कीजिए, मन से कोई दवाई मत दीजिए। या आप जैसे लोग डर के मारे बच्चों को भी दवाइयाँ दे रहे हैं बहुत अभी भी, तो आप वैसी दवाइयाँ ना दीजिए, पहले से कोई दवाई मत दीजिए कि आगे उनको बुखार आने की संभावना है या वो इफेक्ट हो जाएंगे, तो पहले से आप दवाइयाँ देने लगो तो उसके दुष्परिणाम बताइए आप लोगों को। तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से कोरोना से अब थोड़ा और आगे बढ़े, कोरोना से लोग ठीक हो रहे हैं, उसके बाद अब लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी देखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर बच्चों पर तीसरी लहर का खतरा है तो और ज़्यादा आगे की तैयारियों की ज़रूरत। जिस प्रकार से ब्लैक फंगस के लिए भी अब पहले रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी, अब ब्लैक फंगस जो है उसका भी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन वो भी मार्केट से अचानक गायब हो जाता है। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है लापरवाही अभी भी, या फिर कह सकते हैं सिस्टम में कोई कमी कि जिसके कारण ये कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हो जाते हैं, उनकी कालाबाजारी होने लगती है, और अचानक से फिर ब्लैक फंगस जब आता है तो उसका भी इंजेक्शन गायब हो जाता है। देखिए पूनम, सरकार को पहले से ध्यान देने, जैसे ब्लैक फंगस के मामले आ रहे थे, सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए था कि इसकी क्या क्या दवाइयाँ हैं, उन पर निगरानी बिठा देना चाहिए, लेकिन बाद में बिठाई है उन्होंने। रेमडेसिविर वाले मामले में भी यही हुआ, सरकार अपने एक के बाद प्रशासन तंत्र है जो स्टेप बदलती रही। कभी उन्होंने कहा कि वहाँ ड्रग कंट्रोल अधिकारी को वहाँ बिठा दिया जाए, दवा की दुकानों में बिठा दिया जाए, फिर कहा कि सीधे हम अस्पताल भेजेंगे, फिर अस्पताल से सीधे लोगों को पर्ची लिखवा के लाइए, आप लोगों को सीधे देंगे। तो सरकार एक कोई निर्णय नहीं कर पाई है कि हम अस्पताल भेजेंगे, या उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। हमने देखा है कि अस्पताल आपने इंजेक्शन भेज दिए, लेकिन अभी सामने आया, भोपाल में ही मामले सामने आया जेके हॉस्पिटल का, कि अस्पताल के ही कर्मचारी वहाँ से चोरी करके बेच रहे थे। तो वो जो इंजेक्शन मरीजों के लिए गए थे वो उनको लगे नहीं है, बाहर बिक गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको आपने लगाने के लिए रिकॉर्ड में दिखाया होगा, उनको गलत इंजेक्शन लगाए होंगे, नकली इंजेक्शन लगाए होंगे। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं यदि किसी अस्पताल में हो रही हैं तो आपने एक निगरानी सिस्टम डेवलप नहीं किया। आपने ये नहीं देखा कि भाई आपने इंजेक्शन दे के अपनी खाना पूर्ति कर ली कर्तव्य की, कि हमने इंजेक्शन पहुंचा दी अस्पताल में, वो मरीजों को लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है, वहां से बाजार में काला बाजारी तो नहीं हो रही उसकी, ये देखने के लिए कोई अधिकारी आपने तय नहीं किया कि आप चेक करें, अचानक जाकर निरीक्षण करें, कि आप देखें कि जो इंजेक्शन आपको अस्पताल को पहुंचाए थे संबंधित अस्पताल ने किन मरीजों को लगाया, मरीजों से बात करें, और उसका एक कोई खाका ऐसा तैयार करना चाहिए था सरकार को कि जो पारदर्शिता पूर्ण हो। मरीजों को पता होना चाहिए कि इंजेक्शन कैसा है, और वो उनको लग रहा है तो दिखा के लगाया जाए। हमने देखा कि कई बार आप इंजेक्शन पहुंचा देते हो लेकिन वो लगता नहीं है, मरीज को पता नहीं है। कोरोना के मामले में कोई अटेंडर रहता नहीं है मरीज के पास, तो एक तरह से आप भरोसे पे रहते हो, किसी के डॉक्टर के भरोसे रहते हो, वहाँ के कर्मचारियों के भरोसे रहते हो, तो ये भरोसा भी कहीं टूटता दिख रहा है। लेकिन उसमें आप सरकार का डर होगा तो निश्चित तौर पर वो काम उतनी नहीं होगा। चोरी करने वाला तो चोरी करेगा ही, लेकिन एक डर के कारण
कमी आएगी उसमें, कुछ लोग करेंगे कुछ नहीं करेंगे। कालाबाजारी आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते हो, क्योंकि एक मानसिकता पे है लोगों की, लोगों को अपराध करना है तो अपराधी की तरह ये भी है कि आपदा में लोगों को अवसर चाहिए, तो उन्होंने अपराधियों को ये अवसर मिल गया। जिस तरह सूना मकान रहता है आदमी चोरी कर लेता है, तो आप चोर को नहीं रोक सकते हो, लेकिन आपकी सतर्कता से उस पर कमी आ सकती है। तो सरकार का काम है कि सतर्क रहे, वो अपराध होना नहीं रोक सकती है। वो अब किसी अस्पताल में कोई कर्मचारी चोरी कर रहा है तो सरकार क्या करेगी उसमें, लेकिन निगरानी तंत्र से उस पर अंकुश लगाया जा सकता है कि कम चोरी होगी। अब हमीदिया में चोरी हो गई है इंजेक्शनों की, आप आज तक ऑडिट नहीं कर पाए, व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए, आप लोगों को मैसेज नहीं दे पाए कि चोरी हुई थी तो हमने क्या कार्रवाई की है। जो लोग चोरी करते पकड़ा रहे हैं आज की तारीख में, वो पुलिस ऐसे पकड़ा रहे हैं कि आपने किसी को बेचा है, या तो कोई प्रभावित आपको बता रहा है, या आप चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हो रंगे हाथ, या बेचते हुए पकड़े जा रहे हो, तब आप वहाँ तक पहुँच रहे हो कि कहाँ से इंजेक्शन लेके आए। लेकिन आपने जहाँ जारी कर दिए इंजेक्शन, आप एक पूरी खेप आ रही है आपके पास, 100 इंजेक्शन आ रहा है, 100 आपने डिवाइड कर दिया हर अस्पताल में, तो आपको निगरानी भी करनी चाहिए कि 10 दिए थे 10 मरीज को लगे कि नहीं लगे वो। तो ये सब आपको एक तंत्र विकसित करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर अंकुश लगा दो, और सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। जो सरकार करती हुई दिख रही है, एनएसए की कार्रवाई कर रही है, जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े जा रहे हैं, चोरी करते पकड़े जा रहे हैं। इसी तरह अब आपको आगे बच्चों के जो मामले में है, जो दवाएं हैं, उन पे अभी से आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। कौन सी दवाएं, विशेषज्ञ से पूछो कि बच्चों पे जो थर्ड वेव आएगी, बच्चों पे कौन सी दवाओं कारगर रहेंगी, कौन सी दवाओं से उनका उपचार होगा। उन दवाओं की कालाबाजारी ना हो, उनका पर्याप्त स्टॉक सरकार के पास हो, इसकी भी अभी से व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ साथ वैक्सीनेशन, बच्चों की वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, वो केंद्र सरकार के हाथ में हमारा ट्रायल चल रहा है, विदेशों में लगने लगी है, तो हमारे देश में भी कब बच्चों में जल्दी से वैक्सीनेशन हो, बच्चों के साथ साथ हो जाए, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी हो जाए, इसकी व्यवस्था करने की भी जरूरत दिखती है। बहुत ज़्यादा। वहीं ब्रजेश जी, जिस प्रकार से कालाबाजारी के लगातार मामले सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती जो सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे कि सरकार ने मौतों के आंकड़े छुपाए हैं, सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही क्या मौतों को रोकने में? मौतों को कैसे रोके, इस पर भी सरकार को कुछ ना कुछ विचार पहले ही करना चाहिए था। हम अभी भी देख रहे हैं, हालांकि संक्रमण पहले से कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए उतना कम नहीं हुआ, और मौतों पर भी जो है उतना रोक नहीं लगा पाई। लगातार मौतों का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सरकार को कोरोना से हो रही मौतों का ऑडिट भी कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, वो मौत के आंकड़े ना छिपाएं, बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हो रही तो बताएं। इससे ऐसा नहीं होगा कि नकारात्मक भाव जाएगा सरकारों की तैयारियों पर। सरकार क्या चाहती, अधिकारियों के ऊपर रहता है। अधिकारी आंकड़ेबाजी इसलिए करते हैं कि उनकी व्यवस्थाओं में खोट ना दिखे, उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखें। लेकिन आप देखिए कि उनके आंकड़े छिपाने के बावजूद भी जो सच्चाई है वो तो सामने आई जाती है। मीडिया में एक नए तरह का कालम शुरू हो गया है कि अब शमशान घाट के आंकड़े दिए जाते हैं, और वहाँ कहाँ छुपा दोगे? यदि कोई मरेगा तो वो शमशान घाट जाएगा ही, वो उसको कब्रिस्तान जाएगा ही, उसको लेके आदमी वहाँ पे अंतिम क्रियाकर्म करने जाएगा ही। तो आप आंकड़े छिपा नहीं सकते। जो नहीं छिपा सकते हो उनको छिपाने की कोशिश करके सरकार संदिग्ध हो जाती है, उस पर लोग शंका करने लगते हैं। तो इससे बेहतर है कि सरकार अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर ले, बता दे। और दूसरा, सरकारी सिस्टम ऐसा होता है, उसकी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि उस तक देर तक सूचनाएं पहुँचती हैं। उनको अपडेट करने का उसका तरीका है कि अस्पताल से उसको सूचना मिलती है, जबकि वो चाहे तो 2 तरह के तैयारियाँ कर सकती है। जिस तरह से अखबार वाले, मीडिया वाले कब्रिस्तान से ले रहे हैं, वो भी लेके वहाँ पे वेरीफाई कर सकती है कि आपके यहाँ से ये गया हुआ है, यहाँ से मरीज, यहाँ से बॉडी आई थी आपके यहाँ से, तो आपने सूचना क्यों नहीं दी? उनको टाइट करेंगे तो तत्काल सूचना सरकार को ही मिल जाएगी। शमशान घाट पे पहुँचने से पहले सरकार के पास ऑडिट हो जाएगा, सरकार के पास जानकारी पहुँच जाएगी, उसको अपडेट कर दीजिए आप। तो आपको पे जो शंका होती है, जो शक लोगों का होता है कि सरकार छिपा रही है, वो फिर बातें बढ़ती हैं उसमें कि सरकार उपचार सही से नहीं दे पा रही है, तो मौत के आंकड़े छिपा रही है। सरकार छिपाने के पीछे सरकार की बहुत सारी मंशाएं रहती हैं। एक तो लोगों में डर ना हो, भय ना हो। भय के कारण हमने देखा है कि लोग अस्पतालों में तेज़ी से पहुंचने लगते थे। जिसको सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया, तो अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। जब लोगों तक ये सरकार ने मैसेज दिया कि भाई आप सर्दी जुकाम हुआ है, आपको मामूली बुखार है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तो आप घर पे भी ठीक हो सकते हो। तो आज देखिए 85% लोग घरों पे ठीक हो रहे हैं। लेकिन यही एक समय था जब लोगों में घबराहट थी, जब कोरोना के कारण लोगों की मौतें होने लगी थी और आंकड़े सामने आने लगे थे, तस्वीरें सामने आने लगी थी। तो हर वो व्यक्ति जिसमें बुखार आ रहा था या जो संक्रमित महसूस कर रहा था, उसको लक्षण दिख रहे थे, वो सीधे अस्पताल की तरफ भागता था और डॉक्टर से कहता था मुझे एडमिट कर लीजिए। तो जिनको ज़रूरत थी अस्पताल में, उनके लिए पलंग नहीं मिल पा रहे थे, पहले से भरे हुए थे। जब अस्पताल में आदमी पहुंच जाता है तो निजी अस्पताल वाले तो चाहते ही हैं कि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आएँ और भर्ती हो जाएं। तो वो पहले उन लोगों ने भर्ती कर लिए थे, बाद में जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको पलंग नहीं मिल पाए थे। लेकिन जब व्यवस्थाएं की सरकार ने, जब सरकार ने देखा कि बेवजह लोग भर्ती हैं, जिनको
छुट्टी दे सकते हैं। पहले 95% ऑक्सीजन लेवल रहता था, 95, तब आप भर्ती करते थे, फिर 90 पे आपने कर दिया। तो सरकार ने उसमें व्यवस्थाएं में दुरुस्त की, लोगों को बताया कि ऑक्सीजन लेवल आप घर पे भी बढ़ा सकते हो, क्या क्या उपाय कर सकते हो। तो ये सरकार की सतर्कता और प्रयासों के कारण ही आप देखिए अस्पतालों में अब पलंग आपको खाली मिलने लगे हैं। तो ये निश्चित तौर पर सरकार को व्यवस्थाएं तो करना ही पड़ेंगी और करना ही चाहिए। तो आपको लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि आप जागरूक करेंगे तो वो जागरूकता के कारण वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले की हैं उन्होंने। जी, शुक्रिया ब्रजेश जी इस चर्चा के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिस प्रकार से जो है लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार अब तीसरी लहर के लिए पहले से काफ़ी सतर्क है, काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि तीसरी लहर का जो खतरा है वो बच्चों पर ज़्यादा है और उसको लेकर सरकार अभी से तैयारी कर रही है, ताकि जो है आने वाला जो खतरा है उसको कहीं ना कहीं टाला जा सके, या फिर जो है अगर खतरा आता भी है तो हम उतनी सावधानी से अगर रह रहे हैं और वो सारी तैयारियां करके रखते हैं, तो जो अभी हमने देखा कि दूसरी लहर में लगातार जितनी तेज़ी से संक्रमण बढ़ा उतनी ही तेज़ी से मौतों के आंकड़े भी बढ़े। तो इस प्रकार की स्थिति ना बने, और इसके लिए हम देख रहे हैं लगातार बैठकें चल रही हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है, अधिकारियों से सलाह ली जा रही है, एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। तो बिल्कुल तीसरी लहर के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से अब तैयारी कर रही है। हालांकि कितना बड़ा खतरा होगा ये हम नहीं कह सकते अभी से, क्योंकि तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास जो हमने देखे कि पिछले बार का पहले जब लहर आई उसके बाद अचानक से लॉकडाउन खुलता है, लेकिन फिर दूसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति ना बने तो अभी भी लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी जो हैं की जा रही हैं। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।